एक्सिस माई इंडिया, उसके आंकड़े अब धीरे धीरे करके खुलते जा रहे हैं। चंपारण इलाके का आंकड़ा ही आपके सामने है और यहाँ पर सीट दी है एक्सिस माई इंडिया ने, और वो सीट क्या दी है, एनडीए के पास कितनी और महागठबंधन के पास कितनी, ये भी आप जान लीजिए। चंपारण की 21 सीटों में से एनडीए के पास 12, महागठबंधन के पास 9 सीटें जा रही हैं। वोट परसेंटेज एनडीए के खाते में 44%, महागठबंधन के खाते में 41%। जन स्वराज पार्टी के पास 6% वोट है लेकिन सीट एक भी नहीं है। अदर्स 9% वोट है लेकिन सीट एक भी नहीं है। तो 12 और 9 ये आंकड़ा याद रखिए। इसका मतलब ये है पहली चीज कि आखिरकार ये सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया कुल सीटें दे सकती है। जो 43% और 41% बोल रही थी वो अब रीजन वाइज सीट दे रही है। तो इंतजार करना चाहिए कि हमको 243 सीटों का तोड़ भी इस सर्वे के आखिर में जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो एक्सिस माई इंडिया का जो ये एग्जिट पोल है चंपारण की 21 सीटों की तस्वीर दिखा रहा है। अब ये रीजन वाइज दिखा रहा है कि कहां कितनी सीटें महागठबंधन के खाते में और कितनी एनडीए के खाते में। अब ये क्या इंडिकेटिव है, सीमांचल का भी आंकड़ा अब हमारे पास आ गया है। चंपारण के बाद एक्सिस माई इंडिया ने सीमांचल का आंकड़ा जारी किया है। सीमांचल की 24 सीटें, अब इन 24 सीटों पर कल ही वोटिंग हुई है। एनडीए को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। सीमांचल में एनडीए को 8 और महागठबंधन को 15 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, यानी 8 और 15। और यहां पर एनडीए को 37% वोट और 37% वोट एनडीए के खाते में। ये सीमांचल का डेटा अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सीमांचल को लेकर लगातार चुनाव भर चर्चा हुई है और यहाँ पर वोट ध्रुवीकरण की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। ये जो आंकड़े इस वक्त दिख रहे हैं, अजीत जी अगर आपसे एक बार एक रिएक्शन ले लूं। इंटरेस्टिंग चीज बता दूं सुचारिता, पिछली बार चंपारण के इलाके में 21 में से 17 एनडीए जीती थी, 21 में से 17। इस बार एनडीए को चंपारण के इलाके में नुकसान हो रहा है। ये एक मोटा मोटी बात निकल कर। अजीत जी भी शायद 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एनडीए ने जीती थी और यहाँ पर भी 1 सीट का नुकसान हो रहा है। सतीश जी आप कह रहे थे कि ये इलाका जनस्वराज के प्रभाव वाला इलाका है, लेकिन 6% वोट शेयर पे सिमट गए, लेकिन नुकसान यहाँ पर एनडीए को ज्यादा होता नजर आ रहा है। वजह क्या है? ये तो मुझे भी जो आज पता चला था वो लगभग यही पता चला था। 6% वोट कम नहीं होता है किसी को हराने जिताने के लिए, इस चीज को हम समझें। उस हिसाब से आप अगर सीमांचल का बताएंगे तो सीमांचल में जो एक्सपेक्टेड लाइन पर वही आ रहा है। यहाँ पर 8 से थोड़ा और घटना चाहिए था एनडीए को, वो नहीं घट रहा है। 15 बढ़ना चाहिए था महागठबंधन का, ये मैं एमआईएम साफ हो गई है इस बार, लेकिन वहां परसेंटेज सीटें थी। वहां पर उसने परसेंटेज में जो जन स्वराज ने चंपारण में काम किया है, लगता है एआईएमआईएम ने अपने तरफ वोट लेकर के उससे जो है एमजीवी का जो 15 सीट है उसको असर किया। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ। पिछली बार जो गलती कर दी थी वो इस बार नहीं करनी। पूरी तरह कोसी इलाके का आंकड़ा भी आ गया। सतीश जी आपके कोसी इलाके का आंकड़ा भी आ गया है। एक्सिस माई इंडिया का ही हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। चंपारण की बात की, सीमांचल की बात की, अब कोसी की 31 सीटों का आंकड़ा हमारे पास है। 16 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, 31 में से 16, और महागठबंधन 15 सीट पर है। यानी कि यहाँ पर कांटे की टक्कर। ये पहला रीजन आया 3 में से जहां एनडीए आगे है। अभी तक के 2 रीजन में एमजीबी आगे चल रही थी, अब इस बार कोसी में एनडीए आगे चल रहा है। एक रिएक्शन लेना चाहते हैं, ऋषि मिश्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं। ऋषि देखिए, कोसी वह क्षेत्र है जहां से पप्पू यादव आते हैं। जी, पूर्णिया। कई ऐसे सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर है, जैसे दमदहा है जहां संतोष कुशवाहा वर्सेस एक बीजेपी की मंत्री है, जेडीयू मंत्री हैं लेसी सिंह, उनके बीच कांटे की टक्कर है। और वहां देखिए, आप दमदहा में देखिए 74% वोटिंग हुई है। तो कोसी में एक मुझे लगता है कि दोनों गठबंधन के बीच में टफ। कोसी में पिछली बार का आंकड़ा आपको याद है? कि मुझे याद नहीं आ रहा है ऋषि जी, एग्जैक्ट भी याद है, आपको भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन कोसी में 31 सीटें हैं, 31 में 16 और 15 में इस तरीके से बढ़ रही हैं। सतीश जी, ये महागठबंधन को फायदा है कि इसमें इस इलाके में पर्टिकुलरली? हमको लगता है ज्यादा फायदा होना चाहिए था यहाँ पर महागठबंधन को, लेकिन यहाँ पर जनता दल यू की सीटें भी हैं, वो उसको फायदा मिला होगा जो कि पिछले बार भी मिली थी 2020 में। मुस्लिम बहुल एरिया भी काफी है। पूर्णिया में देख लीजिए, काफी मुस्लिम वोट है वहाँ। यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशवंत जी, अगर आपको आवाज आ रही है, अभी तक तो जितने भी डेटा आए हैं उनमें एनडीए को एक बढ़त मिलती दिख रही है। अभी हम एक रीजन वाइज भी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीमांचल का जो ये इलाका है जहां कल वोटिंग हुई, उसमें एक बड़ा क्लियर एक पैटर्न लग रहा है
यशवंत हमारे साथ नहीं है, अभी बताया जा रहा है, ठीक है। वो एक जो पैटर्न बड़ा क्लियर है अजीत जी, ये जो दिख रहा है साफ तौर से कि जो एक वोट पोलराइजेशन सीमांचल में हुआ है और उसका एक फायदा भी वहां पर दिख रहा है, वोट जो सीटें मिलती दिख रही है महागठबंधन को बनिस्बत एनडीए। 8 सीटें पिछली बार मिली थी वैसे एनडीए को। कंसोलिडेशन कहेंगे, पोलराइजेशन नहीं, अखिलियत के वोट का। इस कारण पूरा पिक्चर उलट गया है। पिछले बार एनडीए को 12 सीट यहां से था और इस बार जो है वो 8 मिल रहा है। इसका मतलब है कि ओवैसी जी का फैक्टर इस बार वीक हो गया है और अखिलियत का जो कंसोलिडेशन है वो महागठबंधन के फेवर में चला गया है। ज्यादातर कांग्रेस को मिल रहा होगा क्योंकि इस इलाके में कांग्रेस राजद से ज्यादा स्ट्रांग है। पिछले बार राजद को सिर्फ 1 सीट यहां से मिला था। तो लग रहा है कि कंसोलिडेशन बढ़ा है और ओवैसी फैक्टर उतना काम नहीं किया। अब चक्कर क्या है, प्रशांत किशोर भी यहां से करीब करीब एक और आंकड़ा आ गया है भोजपुर का। अजीत जी, भोजपुर का आंकड़ा भी हमारे पास आ गया, वो भी देख लीजिए। 49 सीटें हैं भोजपुर में। ये इलाका मजबूत माना जाता है एनडीए के लिए। भोजपुर को इस इलाके में 27 सीटें, इस इलाके में 27 सीटें एनडीए को और 21 सीटें महागठबंधन को जारी हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है। कहीं भी तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा बहुत कम है, इक्का दुक्का सीटें आती दिखाई दे रही हैं। तो भोजपुर की 49 में से 27 एनडीए, 21 महागठबंधन। वोट परसेंटेज में 42% एनडीए, 40% महागठबंधन। सतीश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं एग्री करता हूं इससे, क्योंकि जो मेरे अनुसंधान में जो मुझे पता चला उसमें ये जरूर आया था। सबने मुझसे यही कहा कि इस बार भोजपुर शाहाबाद का एरिया है, उसमें जो है एनडीए पिछले बार से बेहतर करेगी, क्योंकि आपको याद होगा 2020 के चुनाव में ये वो इलाका था, इस तरफ का जो पूरा इलाका था उससे एनडीए बिल्कुल साफ हो गई। देखिए ये जो पहले चरण में यहाँ पर वोटिंग हुई थी इस इलाके में, और पिछली बार इस चरण के इलाके के बाद ही एनडीए को दूसरे चरण में 27 सीटें मिलने का अनुमान है। और पिछली बार जो है, जैसे हम दिखा रहे हैं, 21 सीटें महागठबंधन को पिछली बार 34 मिली थी। इस बार 21 मिलती हुई दिख रही है। तो आप देख रहे हैं वो जो एक गैप है वो इसमें नजर आ रहा है। भोजपुर की 49 सीटों का उल्टी हो गई है इस बार। इजाजत हो तो मनोरंजन भारती कुछ बोलना चाह रहे हैं, काफी देर से हाथ हिला रहे हैं। बाबा, आप क्या सुन पा रहे? बाबा, हमको अभी मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अभी एक्सिस मैं सारी बातें सुन रहा हूँ। एक जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए अपना, अगला आंकड़ा आने वाला है। देखिए मैं कोसी होते हुए सीमांचल गया था। सीमांचल में जैसा लग ही रहा था कि मुस्लिम वोट इस बार डिवाइड नहीं होगा। शायद इस बात का अंदाजा आरजेडी और महागठबंधन को था, इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद तेजस्वी यादव ने ओवैसी साहब से कोई गठबंधन नहीं किया। पिछली बार की गलती के बाद ऐसा लग गया था कि इस बार मुस्लिम वोट नहीं बटेगा, और वही जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं वो वही हुआ है। जो कोसी का इलाका है, कोसी के इलाके में देखिए ये यादव बेल्ट माना जाता है। यदि आप सीमांचल से थोड़ा नीचे आएंगे, जो सुपौल का इलाका है, मधेपुरा, ये सब का इलाका जो है, ये सब कोसी का इलाका है, और ये एक समय से यादवों का गढ़ रहा है। तो यदि यहाँ पर भी आरजेडी को यहाँ पे परंपरागत रूप से अच्छा करना चाहिए। आंकड़े शायद क्या कर रहे हैं, लेकिन ये इलाका है जो उनका गढ़ है। भोजपुर में इस बार नुकसान हुआ है, मानना था बाबा, इस बार भोजपुर में नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? नंबर 1 पार्टी रहेगी बाबा इस बार भोजपुर रीजन में। अब ये तो देखना पड़ेगा, नुकसान यदि हुआ है तो। नहीं, पिछली बार जो हम सीटें बता रहे हैं, 34 सीटें यहाँ पर महागठबंधन को 34 मिली थी, इस बार 21 मिल रही हैं भोजपुर के इलाके में महागठबंधन को। और सतीश जी कह रहे हैं एक्सपेक्टेड था। ये आप क्योंकि एनडीए ने पूरी ताकत लगाई थी। ये वो फेज था जिसमें कि पावर में आने के लिए एनडीए को एकदम अच्छा करना था, और लगता है कि वहां पर उन्होंने कंसंट्रेशन किया है, अच्छा किया है, इसलिए उनको शायद यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। देखिए मनोरंजन भारती आप देख रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे और वरिष्ठ सहयोगी भी बैठे हैं। सिकता बैठी हुई हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। प्रभाकर हैं, मीनाक्षी हैं, और लगातार जो पोलिंग कवरेज रही है उस पे एक एक सीट से जो कवरेज है वो हमारे सहयोगियों के जरिए ही आप लोग देख पाए हैं। लेकिन सिकता, जरा आप इस पर बोलना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो एक और खबर आ रही है, मैं सिकता के पास जाऊं उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया का टोटल नंबर जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, एनडीए को 130 सीटें, 130 सीटें, बहुमत तो है लेकिन बहुत क्लोज।
बहुत ज्यादा बड़ा बहुमत नहीं है। माय इंडिया एक्सेस के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखने जा रहे लेकर ही हैं। सवाल एनडीए को बना था कि देंगे 130 कि सीटें नहीं मिलने का अनुमान है और महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन स्पष्ट बहुमत एनडीए को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, बीजेपी की तरफ से कहा जा चुका है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद देखना होगा कि क्या वाकई में ये ऐलान जो है वो जमीन पर उतरेगा। लेकिन माय इंडिया एक्सेस का जो आंकड़ा है वो टोटल आंकड़ा हमने आपके सामने रख महागठबंधन दिया। को कितना दे रहे हैं उसका इंतजार कर रहे हैं हम। 130 सीटें वो एनडीए को दे रहे हैं, 110 110 महागठबंधन को दे रहे हैं, तो 110 बनाम 130 43% पर 130 सीटें एनडीए को और 41% पर 110 सीटें मिल रही हैं महागठबंधन को। अजीत जी, 130 सीटें एनडीए, 110 सीटें महागठबंधन। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे 43% एनडीए, 41% महागठबंधन। आपकी उम्मीदों के मुताबिक है ये, या इसके विपरीत कुछ आपने सोचा है? 2% का जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत टाइट फाइट दिखा रहा है। तो यदि वो सही रहा, जिसमें कि एक छोटा सा क्वेश्चन इसलिए है कि गलत भी हो सकता है, बहुत क्लोज फाइट है, तो फिर जो है 130 110 वो सही है, क्योंकि क्यूब लॉ होता है, A is to B as is A cube to B cube, मतलब सीट का संख्या बढ़ जाता है डिफरेंस में। बट ये टाइट फाइट इतना है कि जो पिछला हम लोग जो कल देख रहे थे एग्जिट पोल, वैसा नहीं है। वैसा बिल्कुल तमाम नहीं। पुराने एग्जिट पोल जो कल थे उनसे बिल्कुल विपरीत है ये। दिखाई दे रहा है। बोलूं? जी जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं, देखिए कुल मिला के एन फैक्टर ही आया है आज भी, एन फैक्टर, नीतीश फैक्टर। अब एनडीए अगर ये आता है तो नीतीश को बनाना पड़ेगा, नहीं तो उधर वाले बना देंगे। जनसुराज को भी एक सीट दिखा रहा है। अब एक्सिस माई इंडिया कह रहा है एक सीट जनसुराज के खाते में जा रही है। ये अब भी वो इतना देखना वोट होगा। पर ये हो सकता है उधर कई पोस्ट 2 सीट के बारे में सारा नाम बता देता हूँ। बताइए, आप एक ही नाम बोल रहे हैं, क्या नया कुछ नहीं बताया। देखिए हमारे साथ पूर्व मंत्री आप बताओ। और बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी जुड़ गए। स्वागत है रूडी जी आपका। जो आंकड़े आ रहे हैं तमाम एग्जिट पोल के, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि फाइट बहुत क्लोज है और टाइट है, लेकिन सरकार एनडीए की ही बनती नजर आ रही है। आप लोगों का क्या आकलन है? जो आपका आकलन है बिल्कुल सही है, और बन रही है सरकार। सबसे पहली बात तो ये स्वीकार कर लिए, तो फिर ये चर्चा ही अब है कि किसको कितने सीटें आएंगी। और आप सब लोग तो थोड़ा चैनल पर शो तो चलाना ही है, टाइट है, बढ़ रही है, घट रही है, थोड़ा 48 घंटे तो हम लोग सब करेंगे ये। लेकिन जो मेरा अनुमान है कि हम 140-150 के पास रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने, सॉरी सुचारिता बीच में बोला मैं, ज्यादातर एग्जिट पोल ने जो अभी आए हैं पिछले 2 दिनों में, कल भी और आज भी, एनडीए को बहुत इजी जीत दिखा रहे थे। जो आंकड़ा आप कह रहे हैं राजीव जी, वही 150-160 के आसपास का आंकड़ा ज्यादातर ने कहा। ये पहला एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया का जो काफी क्लोज फाइट दिखा रहा है। लीड दे रहा है आपको नो डाउट, पर क्लोज फाइट दिखा रहा है। प्लीज आप कुछ पूछिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये जो ग्राउंड पर जो सिचुएशन था उसके कई सारे कारण थे, और सबसे बड़ा कारण जिसको आप सब लोग शायद बीच में छोड़ दे रहे हैं, सुमित जी, आप सब लोग के साथ जब दिल्ली में बातचीत होती थी तो बिहार के 1 साल पहले तक कोई आदमी किसी चुनाव के बारे में चर्चा प्रशांत किशोर को छोड़ के करता ही नहीं था। जैसे हम लोगों ने कोई पॉलिटिक्स बिहार का किया ही नहीं, और जिससे बात कीजिए प्रशांत किशोर, पढ़े लिखे जाइए, सोशल पार्टी में जाइए, पत्रकारों के प्रशांत किशोर। अब जो ऑपोजिशन का स्पेस था वो थ्रू आउट आप लोगों ने भी दिया, उन्होंने भी लिया, बड़ा कामयाब रहे। जो आरजेडी कांग्रेस का आवाज होना चाहिए था वो लगातार प्रशांत किशोर बने रहे, बहुत अच्छी बात थी। चुनाव आते आते वो 0 हो गए। अब जो ऑपोजिशन की आवाज बननी थी वो ऑपोजिशन का आवाज बन नहीं पाया, प्रशांत किशोर रहे नहीं, एनडीए के साथ पूरा का पूरा माहौल शिफ्ट कर गया। ये बात आप सब लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब जो स्थिति है कि वहां पर कोई ऐसा हवा नहीं था, कोई ऐसा वेव नहीं चल रहा था। एक मैंडेट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा था कि भाई नीतीश कुमार के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ, एक परसेप्शन भी बना, एक विश्वास भी है, और उस विश्वास का नतीजा है क्योंकि चेहरा आज भी तेजस्वी के बारे में कोई, आप सब लोग जितना भी तेजस्वी कह लें, हम लोगों ने बार बार कहा ये तेजस्वी है ही नहीं। हमने तो कहा नहीं है। ये तो देखिए राजीव जी, ये तो सारे आंकड़े हैं, एग्जिट पोल के हैं, और आप अगर इन आंकड़ों को मान रहे हैं कि जनसुराज का कोई वेव नहीं इन आंकड़ों में, तो एक आंकड़ा इस पोल में ये भी है कि 45% फर्स्ट टाइम वोटर्स तेजस्वी और आरजेडी के लिए वोट कर रहे हैं, और एनडीए के पक्ष में सिर्फ 37%।
पता नहीं ये कहां से आंकड़े आए, हो सकता है आप सही हो, लेकिन एक बात हमेशा बिहार के राजनीति में याद रखिएगा, अगर आरजेडी कभी चुनाव प्रचार में कोई नहीं निकलता तो भी 70 सीटें उनको आती ही आती, उसके लिए किसी के अभियान की जरूरत नहीं है, और वो वही मत के अलावा उनके पास कोई मत नहीं है। नहीं, मैंने इसीलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात की राजीव जी, क्योंकि ये पहली बार वोट कर रहे हैं और वो अपनी चॉइस को आरजेडी के साथ देख रहे हैं जी। ये आपका कहना है ना, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी अगर मतदान, चलिए पोल का कहना है आपका, फर्स्ट टाइम वोटर्स का आप कहना है, वोटर्स भी बड़े समझदार हैं और यंग वोटर्स तो आजकल बाजार में और सड़कों पर वो जानते हैं, उनको कोई बड़ा आज भी उनके दिमाग में, और ये बिहार में एक चीज को आप मान के चलिए, चाहे आप जितना विश्लेषण करिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स बिहार में आज जात की बात हम लोग सब पहले करें और फिर बाकी विश्लेषण बाद में करें, और जो कॉम्बिनेशन उभर के आया है उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, सेकंड टाइम वोटर्स हो। रूडी जी, मेरा एक सवाल है आपसे, मनोरंजन भारती बोल रहा हूँ। हाँ मनोरंजन जी, बोलिए महाराज जी। मेरा एक सवाल है कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान को एक ही सीट आई थी, लेकिन उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया था, जेडीयू का 42 सीट आ गई थी जेडीयू। इस बार भी वही स्थिति बनी है, भले ही प्रशांत किशोर को 1 या 2 सीट ही दिखा रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी का तो वोट उनको मिला है, वो नुकसान तो करेंगे किसी का, किसका कर? देखिए हम थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर दें। लोजपा या चिराग जी का एक वोट था, एक आकर्षण था, एक वोट बैंक था। अनफॉर्चुनेटली प्रशांत जी के पास कोई वोट बैंक नहीं है, वो तो अपने आप को ब्राह्मण भी नहीं कहे पूरे चुनाव में, वो तो बिहार का विपक्ष कहे कि हम ही अब सरकार है। बिहार के राजनीति में अगर आपकी पहचान किसी जात से नहीं है और किसी समूह से नहीं है तो आप निरर्थक है। प्रशांत किशोर का इसमें उस समय भी चिराग पासवान एक समाज, एक तबके के नेता के रूप में दिख रहे थे, और उनके पक्ष के वोट, उन्होंने जो कुछ भी चुनाव लड़ाया उनके साथ वोट चले गए। प्रशांत जी के पास ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है जिसको लेके गए। प्रशांत जी आरजेडी के वोट में भी थे, कांग्रेस के भी वोट में थे, रूडी जी के वोट में थे, बीजेपी के, वो सब थे, वो विकल्प बन गए थे, बिहार का भविष्य बन गए थे एक ही बार में। तो अभी इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब हम विकल्प है। ऐसा कुछ बिहार में इतना जल्दी होता नहीं है। तो कहने का मतलब जात को पहले सब चीज छोड़ दीजिए, पहले जात से शुरू किए कि कौन जात किसके साथ था इस बार, और जात के बिहार में बात करना पड़ेगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। पूछिएगा राजपूत कहाँ था तो एनडीए के साथ, भूमिहार कहाँ था एनडीए के साथ, कायस कहाँ था एनडीए के साथ, ब्राह्मण कहाँ था तो एनडीए के साथ, कुर्मी कहाँ था एनडीए के साथ। तो ब्राह्मण किसके साथ था? ब्राह्मण तो होना चाहिए था, ब्राह्मण तो होना चाहिए था पीके के साथ। कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस बार आप 40 जातों को निकाल दे बिहार में। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही खराब कॉन्वर्सेशन है। बिहार की सच्चाई, हम लोग छिप के बात करते हैं। बिहार की सच्चाई है कि इस बार के एनडीए के कॉम्बिनेशन में जाति का समीकरण 100% पक्ष में था। वहां सीमित रह गए थे आरजेडी में यादव समाज और मुसलमान समाज यादव के साथ जाता है। 30% वोट पर राजनीति शुरू होती है, उसमें आप 40% न्यू वोटर्स कह रहे, ओल्ड वोटर्स कह ले, जो भी कहना है कर ले उसके, लेकिन क्योंकि वो एक पूरे बिहार में स्प्रेड आउट नहीं है, 30% आबादी में है। जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो आपके लिए भविष्य में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम वोटर, जिस पर आप लोग 6 महीने पहले से मेहनत करना शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर के सम्मेलन बुलाते हैं, महिलाओं के लिए आप नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, वो बड़ा वोट बैंक आपसे दरक रहा है। 40% महिलाओं की पसंद जो है वो तेजस्वी यादव है, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी 34-35%, 40% तक तेजस्वी को पसंद कर रहा है। अगला चुनाव आपके लिए बड़े खतरे की घंटी है। लोकसभा बात कर ले रहे हैं, और 3 दिन के बाद ये सब आप कोई बात नहीं बोलिएगा सुमित जी, सब भूल जाइएगा आप लोग। उसके बाद कहिएगा कि नहीं अब ये विश्लेषण है। मैं आपको कह रहा हूं जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होना है, और बाकी तो आप विश्लेषण करें, अच्छा लगता है सुनने में। हम लोग 48 घंटे तक उनके पक्ष में जितना बोलना है बोल लीजिए, उसके बाद कोई पक्ष रह नहीं जाएगा। अच्छा राजीव जी, एक चीज और बताइए, जो मैं चलिए मान लिया ज्यादातर एग्जिट पोल आपकी सरकार बना रहे हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है ना, राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी की पसंद में अगर गठबंधन की सरकार बन रही है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? ये लगता है मेरी बात आपने सुनी नहीं, और पिछले 1 महीने से मैंने ही बिहार में एक टैगलाइन दिया था, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हो, लेकिन हमारे आपने टैगलाइन दिया था रूडी साहब, वो तो हमने कई बार सुना, पर आपके बड़े बड़े नेताओं ने ये टैगलाइन नहीं दिया, वो भी हमने सुना।
इसीलिए मैंने बीजेपी के नेता प्रवक्ता से सवाल पूछा। मेरे लाइन को किसी को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मेरे बड़े नेता नहीं मेरा रूडी क्यों जी, repeat आप जो करेंगे? बात कह रहे हैं ना वो एकदम परम सत्य है, और बिहार में पिछले 20 साल में बार बार सत्य साबित हुई है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हैं, इधर रहे या उधर रहे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नीतीश बड़ी कुमार बात के ये है बारे कि में इस तरह आपके की साथ वो टिप्पणी कब करना तक उचित हैं? नहीं, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आज वो सुबह हमारे सुबह साथ मजार है, पर गए थे मजबूती- चादर चढ़ाने। वो ठीक है, उनका विश्वास है, वो सभी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, करना भी चाहिए। एक सेकुलर फेस है। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में और कुछ बोले ना बोले, लेकिन एक उनके चेहरे पर लोगों को बिहार का भरोसा है, और ये वोट भरोसे का वोट। राजीव जी, लेकिन हम राजनीति जब संकेतों के जरिए होती है, संकेत दे दिए क्या उन्होंने भाई हमें किसी और आप गठबंधन सीटों के को? जरिए होती है, सीट भी हमें मिल रहा है, वोट भी हमें मिल रहा है। सभी 17 के 17 पोल एग्जिट हमारे पक्ष में कह रहे हैं। हम तो आपको कह रहे हैं, जरूर बोलिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, उनको प्रधानमंत्री बनाइए, प्रशांत किशोर को अगले 48 घंटा खूब बोलिए। 2 दिन के बाद हम लोग राजीव फिर जी, मिलते हैं, हमारे तो बात साथ करेंगे। एमए फातमी भी हैं जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। जी बताइए, जी, बात करें। तो आपके मित्र को ही एक बार एक सवाल पूछ लेते हैं। फातमी साहब, एक अच्छी खबर, फातमी साहब को जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। फातमी साहब, एक्सिस माई इंडिया आपको इतने पोल्स आए, 100 से नीचे ही दिखा रहा है, कोई तो 70 पर सिमट दे रहा है। पहली बार 110 सीटें आ रही हैं महागठबंधन के लिए इस पोल में, तो थोड़ी अच्छी खबर है आज आप लोगों की। कौन सी पोल में? जी, एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है उसमें आपको 110 सीटें मिल रही हैं। आप भरोसा कर रहे हैं इन सब पोल्स में जो आपको सीटें नहीं दिखा रहे हैं, या देखिए, फिर? आपसे मैं जी, आपसे मैं बताऊं, कल से जो भी मीडिया में चल रहा है वो एक बीजेपी या एनडीए का मोरल हाई करने के लिए चल रहा है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा में 400 पार थी एनडीए, और कहाँ जाके रुका वो भी आपको मालूम है।